स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विथ विजय सर पर। और हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ को देखते जा रहे हैं, मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ चला रहे हैं हम अभी, जो कि फिजिक्स के हैं और ये 12th से रिगार्डिंग है। और हमने आपको पर चैप्टर 20 अप्रॉक्सीमेटली 20 गुड क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए उसी सिलसिले में आज फिर से एक सीरीज़ को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं उसके आंसर आप इससे टिक कर सकते हो, और ये PDF भी प्रोवाइड करने वाले हैं अपने क्लासरूम स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ रखे हैं, तो अब जो है उसी से रिगार्डिंग ये टेस्ट सीरीज़ है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो शुरू होने वाला है, ये शुरू होने वाला है एक्चुअली 22 से। ठीक है, 22 से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 22 साफ दिखाई दे रहा होगा। 22 नंबर सवाल कि पृथ्वी पर विद्युत विभव मापा जाता है। पृथ्वी पर विद्युत विभव मापा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसको ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 0 माना जाता है। ठीक है, ऐसे अर्थ जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का गोला भी है। ठीक, तो ओवरऑल जब बात हो रही है तो अर्थ का पोटेंशियल 0 माना जाता है, और इसलिए हम लोग कभी भी कुछ भी चीज़ें होती है तो उसको अर्थिंग को या ग्राउंड करने के लिए हम लोग ज़मीन में ही एक कंडक्टर को गाड़ देते हैं। ओवरहीटिंग वोल्टेज और इसके कारण जो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं सभी इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए दिया है पॉजिटिव, ऑप्शन बी दिया है निगेटिव, ऑप्शन सी दिया 0, ऑप्शन डी दिया है सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी 0 होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा, तो अगला सवाल दिख रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। ठीक है, कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो ऊर्जा का यूनिट है, हमने आपको पहले पढ़ा रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का यूनिट है। इसमें ऑप्शन से पकड़ते हैं आप लोग। देखिए एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो बताया था आपको हमने कि देखिए यहाँ से आता है, ये मैं पूरा बेसिकली बता देता हूँ। ऐसे चाहेंगे डायरेक्टली ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा आंसर बी सही है। 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्यों, तो हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला कि V = W/Q। ठीक है, V = W/Q। तो अगर W की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Q × V। क्या होगा, Q × V। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट चार्ज के साथ क्या किया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जो है हमारा, उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलेरेट कर दिया जाए तो जो एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ देखिए इधर वर्क है, तो वर्क का एनर्जी होता है और जूल होता है। ठीक है, तो जब इसको गुना करेंगे तो इसका कूलम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए में कूलम दिया हुआ है, ऑप्शन बी में +19 दे दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में 9 × 10⁻9 दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी ही सही है आपका, 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। और ये जो है बहुत ही बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे सवाल है, इसलिए आप सभी सवालों को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, आइए सवाल नंबर 24 में देखते हैं। विद्युत क्षेत्र और तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध है, तो हम लोग पढ़ रखे हैं हम लोग। E = होता है -dV/dr, E = -dV/dr। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है E = qV/dr, दूसरा है E = qU/dV, तीसरा है E = dVr, और चौथा है E = -dV/dr। चौथा है E = -dV/dr। तो यही सब ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 देखा जाए तो चलिए सवाल नंबर 25 की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 25 दिख रहा है आपको। सवाल नंबर 25 दिख रहा है, क्या है 25 में, आइए चेक करते हैं। किसी परमाणु को आवेशित होने से उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए आवेशित होने का मतलब दोनों आवेश हो सकता है। अगर आपका एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे तो ऑर्बिट खाली होगा, तो उसका साइज़ घटेगा, क्योंकि ओनली प्रोटॉन बचेंगे और वो कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो अगर कोई एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि उसका साइज घटेगा। लेकिन अगर कोई एटम नेगेटिवली चार्ज होता है
तो आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट में, इससे उसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे आवेशित दिया है तो कह सकते हैं घटेगी बढ़ेगी दोनों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा आप समझ रहे हैं। और अगर कहता केवल कि जो ऋणावेशित है तो हम कहते कि बढ़ेगा, अगर कहता धनावेशित है तो फिर हम कहते कि घटेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर सवाल दिख रहा है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो बिंदु के बीच विभव क्या है। सीधा सीधा सा फॉर्मूला वाला बात है। यहाँ पर देखिए V = हम लोग पढ़े हैं W/Q। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दे दिया गया है 20 जूल वर्क है और 2 कूलम का चार्ज है। तो आप जानते हैं कि 20/2 जैसे ही करेंगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो आइए इस फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप जान रहे हो यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है, सीधा सीधा क्या दिया हुआ कि 20 जूल है, ठीक, और 2 कूलम है। तो आप जानते हैं 20 नहीं 2 से कट गया 10 जूल, तो 10 जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। यहाँ से सही आंसर होगा 10 वोल्ट। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26 हो गया। सवाल नंबर 27 की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 27 देखिए। सवाल नंबर 27 पूछ रहा है कि साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने से उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो आप फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, आप अगर ऋणावेशित करते हो तो ऑर्बिट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही रहता है, उसकी अगर बढ़ेगी तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, और इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही हो क्या होगा। तो देख लीजिए, साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने से उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी नंबर बी इसका करेक्ट है। क्या है, करेक्ट। चलिए मूव करते हैं हम लोग सवाल नंबर 28 की ओर। सवाल नंबर 28 की ओर। ठीक है, तो 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, तो आवेशित खोखला गोला है। देखिए, गोला अगर खोखला हो और लेकिन आवेशित हो तो आप जानते हैं आवेश कहाँ होगा, पृष्ठ पर। आवेश कहाँ होगा, पृष्ठ पर। ठीक है, तो आवेशित खोखला गोला है और आवेश उसके पृष्ठ पर है। तो आवेश अगर पृष्ठ पर है तो विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत विभव नहीं है। विद्युत, पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत विभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र तथा विभव है, यानी दोनों है। तीसरा है विद्युत विभव शून्य है, विद्युत विभव नहीं है, दोनों अनंत है। देखिए मेरी बात को समझते हैं। तो यहाँ जो होता है, जब भी खोखला गोला होगा तो पोटेंशियल तो होगा, विद्युत विभव होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र की बात हो रही है। तो आप जानते हैं चार्ज है, तो चार्ज है तो वोल्टेज तो होगा KQ/R। ठीक है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे E = dV/dr। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल तो होगा लेकिन खोखले गोले के लिए विद्युत क्षेत्र 0 होता है। सब हम लोग गॉस लॉ में भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर मूव करते हैं 29 की ओर। ठीक है, सवाल नंबर मूव करते हैं 29 की ओर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए सही होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य है लेकिन विभव शून्य नहीं है। ठीक है, आइए 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि एक यहाँ पर आपको दिया क्या है, बेसिकली देखिएगा, यदि एक विद्युत ध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू पढ़ा रखे हैं हम लोग 2 kPy/RQ। ठीक है, ठीक है, और पूछ रहा है तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r क्षेत्र की तीव्रता E2 है। 2r क्षेत्र, तो क्षेत्र को डबल कर दिया गया है। तो वहाँ पर तो होता केवल 2K, तो वहाँ पर केवल होता है KP। क्या होता है, KP/RQ। लेकिन यहाँ पर KP में इसने क्या किया है, R को जो है, KP तो है माइनस के साथ है, लेकिन R को रख दिया है 2RQ, यानी दुगुना किया है। तो अब अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से 1/8 यानी कि 1/8 आएगा। और यहाँ आप चेक करो, कंपेयर करो। तो अगर E1 को पूछा जाए E2 के कितने बराबर होगा, तो अगर ये 2 जो है उधर चला जाएगा तो आप कह सकते हो
तो चलिए E1 को अगर लिखना चाहते हैं तो KP/RQ, और यहाँ से चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा KP/RQ। तो यहाँ से 1/16, ये जो 2 है डिवाइड में आएगा। अब बताइए 1/16 यानी कि E1 जो है 16 टाइम्स बड़ा होगा E2 से, ठीक है। तो यहाँ से सही ऑप्शन कौन सही होगा देख लेते हैं। ऑप्शन सही क्या होगा सो देख लीजिए। ऐसे हम लोग जानते हैं कि एक्सिस वाला जो है इक्वेटोरियल वाले से कितना डबल होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको दिया गया है 2r डिस्टेंस कर दिया गया है, इसलिए सही ऑप्शन जो आपका हो रहा है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। हमेशा E1 बड़ा और E2 छोटा होगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 30 की ओर देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 30 की ओर मूव करते हैं। 30 नंबर सवाल देखते हैं क्या होता है। 30 नंबर सवाल चेक करिए। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो याद करो दोस्तों, हमने पढ़ा था P=W/P cos θ1 माइनस cos θ2। ये एक्सप्रेशन निकाल रखे हम लोग, cos θ1 माइनस cos θ2। अब इस सवाल का आंसर जो देखा जाए ठीक से, तो अगर आप इसमें 0 डिग्री ले लेते हैं, अगर cos θ1 को 0 ले लेते हैं यानी cos 0 का मान 1 होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलिए, तो आइए हम लोग सवाल नंबर अब मूव करते हैं। सवाल नंबर मूव करते हैं 31 की ओर। देखिए हम कह सकते हैं, फिर से कह रहे हैं हम कि ये टेस्ट सीरीज चल रही है, कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव की ये सीरीज़ चल रही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पर्पज़ से और किसी भी कम्पिटिटिव पर्पज़ से। ये ऑब्जेक्टिव आजकल MCQ पूछे जाते हैं और उसकी सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसलिए आप जितने भी वीडियो के इसके प्लेलिस्ट एक क्रिएट कर दिए जाएंगे, उसमें आप जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को अपना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है आपका, विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है, सभी जानते हैं विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। एम्पीयर होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक की धारिता तथा क्षेत्रफल में संबंध है। किसी चालक की धारिता और क्षेत्रफल में संबंध है, तो इसका कहाँ से आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो आप जानते हो कि इसका फार्मूला निकालते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सभी कि कैपेसिटी कितनी होती है, ε0A/d। अब किसके ऊपर डिपेंड करने के लिए बोला है, तो एरिया से दिखाया गया है। तो सभी जानते हैं कि एरिया सामने होता है, इसलिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन ए बस सी डी है, क्योंकि देखिए ये नहीं है और ये नहीं है, तो एरिया के ही तो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आइए मूव करते हैं हम लोग सवाल नंबर 23 की ओर, ठीक 33 की ओर। सवाल नंबर 33 की ओर हम लोग मूव करते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल आपसे कहा है कि एक धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। अब एक धारिता वाले बोल दिया है, तो आप जानते हो कि इसको निकालने के लिए हमको गोलीय चालक कहा है, तो गोलीय चालक में होता है 4πε0r², ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो गोलीय के लिए क्या होता है, C = 4πε0r, ठीक है। अब यहाँ से चेक करी जाए तो हम सभी जानते हैं कि रेडियस पूछा है, तो रेडियस बराबर क्या होगा, C जो कि 1 है। C कितना है, 1, और सब जानते हैं 1/4πε0 का मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है। कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका कितना होगा, 9 × 10⁻9, ठीक। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, ठीक। तो ये चेक करते हैं। C 1 दिया गया, इसका धारिता 1 है। अब माइक्रोफराड वगैरह में तो दिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। इसी फार्मूले से आएगा। कैपेसिटी 1 है, कैपेसिटी 1 है, माइक्रो में नहीं दिया है अगर, तो 1 सीधे लिखा है 1 धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। अगर 1 माइक्रोफराड होता तो फिर हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलिए, तो 1/4πε0, इसको हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है ऊपर में, ठीक। लेकिन अगर 1 माइक्रोफराड होता, 1 माइक्रोफराड अगर है यहाँ पर सही में होना चाहिए, तो देखिए तो कितना हो जाए, 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3। इस हिसाब से 9 किलोमीटर आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पर 1 माइक्रोफराड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 माइक्रोफराड, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, ठीक है। और हम लोग पढ़े हुए स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कितनी होती है कैपेसिटी, तो
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 34 की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 34 आपसे कहता है कि समांतर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। सभी को पता है, मैंने अभी भी लिखा था C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे में डी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे में डी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि एक ऑप्शन तो यहाँ सही जा रहा है कि C समानुपाती किसके हैं, ए के। ठीक है, चलिए इसके और भी कुछ ऑप्शन है, उसको भी देख लिया जाए। इसके 2 ऑप्शन और होंगे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो एक कहा गया है पट्टिका के बीच के प्रकृति पर। ठीक है, फिर एक कहा गया सभी पर, यानी कि एक और ऑप्शन देखा जाए कि इसका एक ऑप्शन तो ए था, दूसरा ऑप्शन क्या था सवाल नंबर, तो ये लिखा गया 1/4, ये गलत है, 1/d रहता तो होता, यानी कि बी ऑप्शन ही सही है इसका। चलिए सभी पर तो नहीं करेगा क्योंकि 1/4 लिख दिया गया है ना। तो चलिए अब आते हैं, हम लोग मूव करते हैं सवाल नंबर, ठीक है, तो अब हम लोग मूव करेंगे सवाल नंबर 35 की ओर। ठीक है, सवाल नंबर 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि समांतर संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का मान होता है। देखिए याद करिए दोस्तों, हमने 4 तरीके से फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ CV², ठीक है सॉरी, हाफ CV², इसके 4 फॉर्म में लिखाए थे आपको हमने, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, ओके, एक पढ़े थे हाफ CV²। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ऑप्शन मौजूद है, एक हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और एक हाफ CV²। बाकी हाफ MC² नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी यहाँ पे मोर देन 1 2 आंसर सही है। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, तो ए और बी 2 आंसर इसके दिए गए हैं यहाँ पर, तो ज़रा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए सवाल नंबर हम लोग मूव करते हैं 36 की ओर। 36 नंबर सवाल में क्या कहा गया है देखते हैं। 2 फराड धारिता वाले 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया, उसकी तुल्य धारिता क्या होगी। सबको पता है कि समांतर क्रम में हमने क्या कहा था, समांतर क्रम में कैपेसिटर सीधे जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, सीधे। देखिए अगर आप 3 कंडेंसर को पैरेलल में जोड़ देते हैं और सब की कैपेसिटी कितनी रख रहे हैं आप, सब की कैपेसिटी आप रख रहे हैं कितनी, 2, तो आपको पता होगा कि C1 + C2 और +C3। ठीक है, यानी कि 2 तिया 6। ये यहाँ पर उल्टा होता है, कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में कैसे जुड़ जाता है, तो पैरेलल में सीधे जुड़ता है, यानी 6 इसका आंसर सही हो जाएगा। यही अगर आपका क्या रहता, अगर आपका रहता ये सीरीज, तो फिर वहाँ पर हम लोग देखते सीरीज को के लिए 1/2 1/2 और 1/2 को करते, और ये 3 टाइम्स होता है इसलिए 3/2 आंसर, और लास्ट में 2/3 हो जाता। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन बी सही है, 6 फराड। 6 फराड कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, फराड। ठीक है, ओके, आइए सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 37 देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल में कह रहा है कि भिन्न संधारित्र वाले 10 संधारित्र, यानी भिन्न धारिता वाले होना चाहिए, भिन्न धारिता वाले 10 संधारित्र को श्रेणीबद्ध किया गया। किससे जोड़ा गया, श्रेणीबद्ध, तो क्या समान रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, श्रेणी में क्या कहा था हमने आपको, श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग होता है लेकिन सभी पर चार्ज सेम होते हैं। याद करो, जितना प्लस उतना माइनस। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि समान है, आवेश समान होगा, समान और भिन्न होगा, फिर कह रहा है श्रेणी क्रम में होगा, आवेश नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवेश समान होता है, सीरीज में आवेश समान होता है। ठीक है, ओके, चलिए आइए सवाल नंबर 38 की ओर। कहा जा रहा है कि वांडी ग्राफ जनित्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पहले ही हमने बताया था कि वेरी हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, कई मिलियन वोल्ट तक करता है। ऑप्शन ऐसे है अति उच्च आवृत्ति की धारा, जल विद्युत, फिर कहता है AC शक्ति, और फिर कह रहा है अति उच्च विभव। तो अति उच्च विभव ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 नंबर सवाल में कह रहा है कि ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है, ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है। मैंने आपको बताया था कि ध्रुवन जो है P समानुपाती इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा लगाओगे उतना डाइपोल पर क्या कहे थे, प्लस और माइनस चार्ज जमा होगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं।
द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पर, उष्मीय ऊर्जा पर, दोनों पर, वोल्टेज पर। ठीक है, तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहा जा रहा है, उष्मीय ऊर्जा कहा जा रहा है, तो यानी वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पर डिपेंड करता है और इसीलिए ये यही आंसर सही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है 40 नंबर सवाल है, इसको ज़रा चेक करें। 40 नंबर सवाल हम लोग क्या कहा है, बड़ा अच्छा सवाल है, ये कई बार पूछा गया है, तो सवाल को थोड़ा देखेंगे आप लोग। सवाल एक बहुत गुड क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए चेक करते हैं। सवाल में कहा है कि 64 समान बूंद जिसमें 64 समान बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद का धारिता कितनी होगी। देखो तो बच्चों, पहला नंबर तो हम जानते हैं कि C1/C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और बट्टे यानी R1 और बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। लेकिन सभी जानते हैं क्योंकि 64 गोले का रेडियस छोटा होगा और एक बड़े गोले का रेडियस बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कहीं ना कहीं हमको एक वॉल्यूम कांस्टेंट वाले सूत्र से लगा हुआ सवाल है। ठीक है, और ये आसानी से इसी तरह से बनेगा। तो चलिए, हम जानते हैं एक का है 5 माइक्रोफैराड, नए का कितना होगा, तो आराम से पहले वॉल्यूम का आप लोग निकाल सकते हैं और ऐसा हम लोग मेंसुरेशन में पढ़े भी हैं। कैसे पढ़े हैं, तो उसने क्या कहा है कि देखिए 64 गोला है, तो ये है 4/3 पाई R3। क्या है, 4/3 R1 का क्यूब। और नया जो एक बड़ा गोला होगा उसका सीधे क्या होगा वॉल्यूम, 4/3 पाई कैपिटल R2 का क्यूब, सॉरी या R2 का क्यूब। यहाँ से देखते हैं 4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। और देखिए 64 R1 का क्यूब का क्या कर सकते हो, यानी R2 बराबर क्या लिख सकते हो आप, 4R1, क्योंकि 4 का होल क्यूब कितना होता है, 4 का होल क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 4 चौका 16 चौका 64। ठीक, तो अब ये सवाल बहुत आसान हो गया। तो R1 और R2 में रिलेशन आ गया 4R का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एकदम आसान भाषा में सवाल समझ जाएंगे हम लोग। तो अभी सीखा हमने कि पहले का कितना था, कैपेसिटी 5, नया का पूछा जा रहा है। पहले के रेडियस में फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और अभी का जो रेडियस हुआ है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना R1, R2 जो होगा 4R1 के बराबर। तो यहाँ से देखिए सब कट जाएंगे। ठीक है, सब कट जाएंगे और आप जानते हैं कि ये 4 चला जाएगा गुना में, तो C2 बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, तो 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर जो है अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन से, 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो 20 माइक्रोफैराड यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 क्या कह रहा है कि समान त्रिज्या और समान आवेश के कितने बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए जिससे बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद से दोगुनी हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर उसी सवाल के तरीके को थोड़ा घुमा दिया गया। यहाँ पर कहा समान त्रिज्या और समान आवेश। ठीक, तो जब समान त्रिज्या और समान आवेश कहा जाए तो क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, देखते हैं। एक बड़ी बूंद बनाई जाए जिससे बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद से दुगनी हो जाए। तो जैसे ही समान आवेश कहा है तो C1/C2 और अब जानते हैं कि R1/R2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखा जाए तो धारिता दुगनी हो जाए हमारी। ठीक है, धारिता दुगनी हो जाने का क्या मतलब हुआ, पहले अगर 1 है तो बाद में 2 हो गया। ठीक है, तो इसे रेडियंस में रिलेशन निकालना चाहेंगे तो आप जान सकते हैं कि R2 बराबर क्या होगा, 2R1। क्या हो जाएगा, 2R1, यहाँ से गुना कर लीजिए। अब आपको जानते हैं कि वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4/3 पाई R3, तो 2 का होल क्यूब यानी कि 8। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा कि 8 बूंद को ऐसा मिला के कर सकते हैं। ठीक है, ये भी उसी टाइप का सवाल था, कैपेसिटीज में दे दिया था, रेडियस पूछा जा रहा था, उसके बाद वॉल्यूम कैसे हम लोग निकाल लेते। ठीक है, आइए अगला सवाल चेक करते हैं। सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 देखते हैं, विद्युत को दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि फाई बराबर, क्या पढ़े थे, फाई बराबर, ये देखिए फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन कर रहा है, फाई बराबर 2 एप्सिलॉन कर रहा है, फाई बराबर E इनवर्स, तो ये तो एकदम गलत है। फाई इलेक्ट्रिकल बताए थे कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है E.ds या डेल्टा एस। यहाँ पर बस यही वेक्टर फॉर्म होना चाहिए जो नहीं दिया गया, बाकी सभी ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है इसका।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसको। अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, और इस तरह से आपके पूरे सीरीज एक चलाए जा रहे हैं, आप सभी इम्पोर्टेंट सवाल को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 43 पर हम लोग आ चुके हैं। सवाल नंबर 43 क्या कहता है सो देखते हैं। 43 नंबर सवाल कहा है कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। देखिए, तो अक्ष पर क्या बताए थे द्विध्रुव के कारण 2kp/r3। सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन है, 2kp/r3 फार्मूला बेस्ड सवाल है। ऑप्शन नंबर ई देख रहे हैं, सॉरी ए देख रहे हैं आप, यही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 43 नंबर सवाल का। अब हम लोग पहुंच रहे हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो अगले सवाल में हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 44। ठीक है, 44 में एक सर्किट है, थोड़ा दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 माइक्रोफराड है और ये भी संभवतः 2 माइक्रोफराड है और ये 5 माइक्रोफराड। अगर पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन घुमाव है, लेकिन आप देख सकते हो कि 2 और 2 क्या है, 2 और 2 आपस में है पैरेलल में। ठीक है, तो 2 और 2 पैरेलल में है, और साथ ही साथ आपका ये है 5 माइक्रोफराड। ठीक है, तो 2 और 2 पैरेलल में है, तो पैरेलल का हो जाता है तो 2 और ये 2 है, साफ साफ थोड़ा दिख नहीं रहा, वो 2 होगा, ये 5 है, ये क्या है। तो इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट है, डाटा अनएडिक्वेट है। ठीक है, तो इस सवाल को स्किप करते हैं हम लोग 44 को। ठीक है, मैं फिर से आपको रिकॉल करूँगा इस सवाल को। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 45, 46 और 47 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 45, 46। तो देखिए 45 क्या कहा, अपेक्षिक प्रावैधता तथा धारिता में संबंध होता है। सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रखे हैं, क्या पढ़े थे कि इस तरह से भी आप देख सकते हो कि अपसील सी बराबर क्या पढ़े थे, अपसीलन नॉट a/d। ठीक है, तो यहाँ से एक होता था ये एयर के लिए। अगर आप मीडियम की बात करेंगे तो अपसीलन m/था a/d, यानी ओवरऑल बात करी जाए तो ये कट जाएंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि C0/Cm। तो यहाँ पर से जो सही आंसर होना चाहिए, थोड़ा ठीक से देख लिया जाए क्वेश्चन को कि ऑप्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा हम लोग जानते हैं कि Cm/C0 बराबर अपसीलन नॉट। ठीक है, अपसीलन नॉट। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा देखा जाए तो और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं ऑप्शन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को, यहाँ पर थोड़ा सा डाटा ठीक है। चलिए अगला नंबर 46 सवाल है, विद्युत धारा के लिए सही है। विद्युत धारा के लिए सही क्या है, तो देखिए एम्पियर भी इसका मात्रक होता है, ये भी सही है। कूलम पर सेकंड भी मात्रक होता है, ये भी सही है। और 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास करता है। कब, जब 1 एम्पियर करंट किससे होता है, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आ जाते हैं सवाल नंबर 47 की ओर। चालक के अंदर किसी बिंदु सिक्की लिखा गया, किसी होना चाहिए, किसी बिंदु पर धारा की दिशा होगी। तो हमने आपको बताया था कि ऑलवेज धनावेश की दिशा की ओर होती है धारा की दिशा, और नहीं तो ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है, ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो चलिए ये सवाल आज ये क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो 47 तक हम लोग सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट सीरीज़ फिर 47 से आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एकदम से जाके वीडियो को देखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।